यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है आपकी सर। एंड सर, रिवीजन आपके एंड पे हो रहा है विद फुल स्पीड, विद फुल कॉन्फिडेंस और पूरे विश्वास के साथ कि सरकार आपके एंड पे कंटेंट बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। आइए मालिक सर, हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड ई वे बिल। सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 67 बोलता है पावर टू इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। सर, ज्वाइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर के पास अगर रीजन टू बिलीव है कि आपने इनमें से कोई भी कॉन्ट्रवेशन किया तो ऐसे केस में ही कैन ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन एंड सर्च। अब सरकार ऐसे केस में अब वो फॉलोइंग कॉन्ट्रवेशन क्या क्या बेटा? फर्स्ट सर, अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई सप्रेस किया हुआ है, या आपने कोई स्टॉक को छुपाया हुआ है साहब, या आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया हुआ है, या आपने कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट या रूल्स कॉन्ट्रावेन किया हुआ है, या आपने सर कोई भी गुड्स इस तरह से स्टोर किए हुए हैं sir which have been kept goods which have been escaped from the payment of tax or in such manner which are likely to cause tax evasion। तो ऐसे केस में सर क्या होगा? आपको सर ऑफिसर कैन गिव दी ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन। अब सर ऐसे केस में जब भी ऑफिसर आपके पास ऑफिसर आपके प्रेमिसेस पे आएगा इंस्पेक्शन या सर्च करने के लिए, तो अब उसके पास पावर्स क्या क्या है? सबसे पहली बात सर, ही कैन इंस्पेक्ट एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन हु हैज इवेडेड पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर अगर आप ट्रांसपोर्टर तो आपकी व्हीकल को, कन्वेंस को, आपके प्लेस को वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, या अगर आप वेयर हाउस ऑपरेटर और अगर आपने कोई गुड्स ऐसी स्टोर करी हुई जिसमें टैक्स इवेड हुआ हुआ है तो उन गुड्स को भी वो स्टोर उन प्रीमाइसेस को भी वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? या किसी प्रीमाइसेस में इन सबसे रिलेटेड को डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट आपने रखे हुए हैं तो उसको भी इंस्पेक्शन के लिए वो आ सकते हैं। अब साहब जब वो लोग सर्च कर रहे हैं सर, दे कैन सर्च एंड सीज एनी ऑफ द गुड्स और एनी डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स और बुक्स विच आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन इंक्लूडिंग एनीथिंग कंसील्ड। मतलब अगर आपने कोई गुड्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह छुपाए हुए हैं विच आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, वो क्या कर लेंगे सर? उसको सर सीज कर लेंगे। अगर आपने सर ध्यान देना बेटा, सर inspection can be done at any place of business only, पर sir then ना बेटा search can be done anywhere, any place can be searched अगर search warrant issue हुआ है तो बेटा। और search के टाइम पे उनको पता पड़ा क्या कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स या गुड्स ऐसे छुपाए हुए हैं जिस पे टैक्स इवेड हुआ हुआ है तो ऐसे केस में सर वो लोग क्या करेंगे? उन गुड्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सीज कर लेंगे। क्लियर? अब आगे क्या कहानी होगी? अब सर देखना ध्यान से, ड्यूरिंग द सर्च। अच्छा एक बात वो ध्यान देना, अगर कभी इंस्पेक्शन हो रहा है नॉर्मल वे में और उनको लगता है क्या कि प्लेस ऑफ बिजनेस पे कुछ छुपाया हुआ आपने, तो सर इंस्पेक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्च एट एनी मोमेंट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है तो। क्लियर? अच्छा एक बात और सर, अगर कोई सर्च के टाइम पे कोई डोर है जो सर बंद किया हुआ है, उसका ताले की चाबी नहीं मिल रहा है आपको, या कोई बॉक्स है, क्लियर सर, या कंप्यूटर सिस्टम में जिसका पासवर्ड आप भूल गए बेटा, ऐसे टाइम पे नॉर्मली लोग भूल जाते हैं, तो सर उनके पास पावर है कि वो इस लॉक को तोड़ सकते हैं बच्चा। हाँ है ना भाई? ठीक साहब। देन रिटर्न ऑफ सीज डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स। सर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज कर लिए, सबसे पहली बार डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स अगर सीज किए हैं तो उसके बेस पे वो डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के बाद जब उन्होंने नोटिस इशू किया होगा, वो नोटिस इशू करने के 30 डेज के अंदर अंदर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट विच आर नॉट रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोसीडिंग, वो डॉक्यूमेंट्स आप मांग सकते हो, वो उनको लौटाने पड़ेंगे। पर द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन रिलाइड अपॉन टू सर्व द नोटिस, वो डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा एंड सर उसकी फोटोकॉपी आप मांग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स। सबसे पहली बात प्रोविजनल बेसिस बेटा, अगर आपको लगता है कि आपके गुड्स सीज हो गए पर आपको आपका बिजनेस हैम्पर हो जाएगा भारी मात्रा में, सर आपको लॉस हो जाएगा, तो ऐसे केस में आप प्रोविजनल रिलीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एक बॉन्ड साइन करोगे, अलोंग विद द सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा, बैंक गारंटी आपको देना पड़ता है, या सर एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करो और गुड्स को ले जाओ टेम्पररी बेस पर। क्लियर? ये होता है प्रोविजनल रिलीज। अब आ रहा है एक्चुअल रिलीज ऑफ गुड्स। सर गुड्स के सीज होने के 6 मंथ के अंदर डिपार्टमेंट को नोटिस इश्यू करना पड़ता है। अगर वो नोटिस इश्यू नहीं किया तो एसएससी का राइट अराइज हो जाता है कि वो अपने गुड्स वापस से मांग सकता है और डिपार्टमेंट को गुड्स वापस से लौटाने पड़ेंगे। ये एक्चुअल रिलीज है, प्रोविजनल रिलीज नहीं। पर हाँ ऐसे केस में कमीशन चाहे तो फर्दर 6 महीने का टाइम और दे सकता है डिपार्टमेंट को, अगर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से, किसी स्पेशल रीजन की वजह से डिपार्टमेंट 6 मंथ में नोटिस सर्व नहीं कर पाया था, तो ऐसे केस में 6 मंथ प्लस 6 मंथ का टाइम मिल गया है। अब डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, अगर मान लो गुड्स हैजार्डियस नेचर के, पेरिशेबल नेचर के है, या सर स्टोरेज का कैपेसिटी नहीं है डिपार्टमेंट के पास, तो ऐसे केस में सर प्रॉपर ऑफिसर इन गुड्स को क्या कर सकता है? डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और जो डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे पे झगड़ा चलेगा कि पैसा डिपार्टमेंट का होगा या एसएससी का होगा बेटा। अगर गुड्स फॉर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन ये ऑर्डर हो गया तो पैसा किसका हो जाएगा? डिपार्टमेंट का हो जाएगा, नहीं तो एसएससी को लौटा देंगे बेटा। सर अब प्रोसीजर ड्यूरिंग फॉर कंडक्टिंग सर्च, सर पहली बात तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 अप्लाई होता है इसके अंदर। ओके, अब बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन जब करते हो उसमें बेसिक चीजें क्या देखनी पड़ती है? सबसे पहले
सर वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए और उसमें वो प्रीमाइसेस का एड्रेस लिखा होना चाहिए जिसका सर्च करना है, अदरवाइज सर्च नहीं हो सकता है। क्लियर? एंड देयर शुड बी इनवेरिएबली अ लेडी ऑफिसर। सर नेक्स्ट, सर जितने भी ऑफिसर सर्च करना आएंगे अपना, सर देखो सर्च वारंट तो उन्होंने दिखाया है, फिर अपना आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ दिखाएंगे कि यस वी आर एलिजिबल फॉर सर्च। एंड जितने भी पर्सन, सर ध्यान देना बेटा, सर ध्यान देना उस एरिया, आपने सर रेड मूवी देखी होगी, आपने सर स्पेशल 26 देखी होगी, सर उस सब में है ना सर रेड जब करते हैं सर तो क्या होता है सर, वहां पर एटलीस्ट लोकल एरिया के सर 2 विटनेस के आपको साइन कराना पड़ेंगे ऑफिसर्स को बेटा कि साहब आपकी प्रेजेंस में ये सर्च हो रहा है। देन सर्च शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेस इन द लोकेलिटी, उनके सिग्नेचर भी होने चाहिए सर्च वारंट पे बेटा। देन बिफोर एंड आफ्टर द सर्च पर्सनल सर्च ऑफ द टीम ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द जो सर्च की टीम है बेटा उनकी भी पर्सनल सर्च की जाएगी। पता पड़ा सर आपके घर में ज्वेलरी थी वगैरह सर उन्होंने सर इसलिए उसने आप पर्सनल सर्च होगा। एंड सर्च खत्म होने के बाद एक पंचनामा, एक महजर बना जाएगा कि इस सर्च के अंदर हमको ये मिला गया, उसका सारा लिस्ट बनेगा, उस पर सिग्नेचर आपके एसएससी के भी कराएंगे और डिपार्टमेंट के भी सर्च जो ऑफिसर होंगे उसके सिग्नेचर होंगे इस पर। एंड दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आफ्टरवर्ड्स। ओके सर, सेक्शन नंबर 70 बोलता है पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस इन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। सर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी, सर प्रॉपर ऑफिसर किसी भी पर्सन पर कोई भी समन इशू कर सकता है। एंड समन मतलब बुलावा आया है, माताजी ने नहीं डिपार्टमेंट ने बुलाया है, तो सर ऐसे केस में आपको जाना ही पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने मंगाया वो जाना ही, वो आपको प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे। और हाँ ध्यान देना पड़ा, जिस पर्सन को बुलाया उसी को जाना पड़ेगा, नहीं गए तो उठा के लेके आएंगे। समझे मेरी बात सर? एंड ध्यान देना पड़ा, अगर समन के टाइम पर आप गए वहां पे, आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, एविडेंस मांगे, आपने प्रोड्यूस किए, अच्छा हो सकता है वहां से आपसे कोई स्टेटमेंट ले, वो स्टेटमेंट भी आपको सर देने पड़ेंगे। एंड वो स्टेटमेंट में एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू। ध्यान रखना, बहुत जो भी बोलो सोच समझ के बोलिएगा बेटा। क्लियर सर? और अगर आप नहीं गए समन बुलाने के बाद भी आपको उठा के लेके आएंगे, प्लस सर पेनल्टी अप टू ₹25,000 आप पे लगेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? ठीक साहब। देन सेक्शन नंबर 71 बोलता है एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। सर बेटा जैसे हमने बात करी थी ऑडिट के अंदर, सर इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट या ऑडिट बाय सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट जब जो अपॉइंटेड बाय कमीशन होता है, स्पेशल ऑडिट बेटा, या फिर कोई भी ऑफिसर वेरिफिकेशन चेकिंग वगैरह के लिए अगर आपके प्रीमाइसेस पे आना चाहता है तो कहाँ आएगा? घर आएगा क्या? नहीं, वो केवल बिजनेस प्रीमाइसेस पे ही आएगा। एक्सेस टू द बिजनेस प्रीमाइसेस, क्लियर, फॉर वेरिफिकेशन चेकिंग एटसेट्रा। आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेंगे सिस्टम से। अगर सर आपका कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है आपका तो उसका एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा सर, कॉपरेट करना पड़ेगा, सारे एक्सप्लेनेशन उसको देने पड़ेंगे। प्लस सर अगर आपके रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है तो सर ऐसे केस में वो ऑफिसर्स या ऑडिट टीम आपको टाइम देगी नॉट मोर देन 15 वर्किंग डे का टू अपडेट योर रिकॉर्ड्स, प्लस फर्दर टाइम जब अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को टाइम और चाहिए साहब तो आप ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, दे कैन फर्दर अलाउ यू द फर्दर मोर टाइम, बट एक बार के लिए मैक्सिमम अप टू 15 डेज, और उसके बाद वो चाहे तो फर्दर आपको टाइम और दे सकते हैं। देन सेक्शन 72 ऑफिसर्स टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर। सर जब भी ऑफिसर सर्च सीजर इंस्पेक्शन वगैरह के लिए आ रहे हैं बेटा तो ऐसे केस में सर पुलिस ऑफिसर्स, रेलवे ऑफिसर्स, कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, सर लैंड रेवेन्यू के जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, विलेज ऑफिसर्स, ऑफिसर ऑफ द एसजीएसटी, ऑफिसर ऑफ द यूटीजीएसटी, ऑल सच ऑफिसर्स शैल असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बेटा। क्लियर? आपने देखा होगा सारे लोग साथ में आते हैं सो दैट सर आप कोई भी पता पड़ा आपकी शोरूम से गुड्स को सीज कर रहे हो और आपने बोला नहीं घुसने से पहले सर मेरी दुकान में घुसने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, भाई उठवा लेंगे, आपको ध्यान रखना। क्लियर? ठीक साहब। सर इसलिए सर पावर दिए हुए सर ऑफिसर को टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर्स। देन नाउ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट आ गया है सर, वो पॉइंट जिसका हमें इंतजार था इस चैप्टर के अंदर, ई वे बिल। सेक्शन 68 बोलता है क्या, यहां से पावर मिला गवर्नमेंट को कि सर ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, और उसके डॉक्यूमेंट क्या रखना पड़ेगा वो भी प्रिस्क्राइब कर देंगे। रूल नंबर 138 ने प्रिस्क्राइब कर दिया ई वे बिल। तो सर ध्यान देना, ध्यान सुनना, ई वे बिल का सिस्टम क्या होता है। सर अलग से वेबसाइट बनाई हुई है इसकी, evbill.gst.gov.in। यहां पे जाके आपको सर ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। किसको जनरेट करना पड़ेगा, कैसे जनरेट करना पड़ेगा, क्या सिस्टम होता है, दिल थाम के सुनेगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ये फर्स्ट लाइन जो बहुत काम की पॉइंट है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000, तो सर वहां पे ई वे बिल इशू करने की जरूरत है बेटा। आई रिपीट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000, तो वहां पे ए वी बिल इशू करना पड़ेगा। भले ही वो मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है या अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई किया, रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर परचेज किया, तो हमेशा माना जाता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने मूवमेंट किया, और ऐसे केस में ई वे बिल इशू करना पड़ेगा जहां पर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 है और मूवमेंट हो रहा है तो। क्लियर? सर एक चीज और, अब इसमें ई वे बिल का जो फॉर्म होता है EWB 01, सर जीएसटी EWB 01 फॉर्म होता है, इसका पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर इनवॉइस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, वो पार्ट ए कंसर्नर
या कंसर्नी जो भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स करा रहा है उसको पार्ट ए फिल करना पड़ेगा, पर वो चाहे तो ऑथराइज कर सकता है ट्रांसपोर्टर को भी, या फिर सर ई कॉमर्स ऑपरेटर को, अगर उसके थ्रू गुड सप्लाई हो रही है, या कुरियर कंपनी को भी वो ऑथराइज कर सकता है टू फिल द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए। क्लियर? अब पार्ट ए के अंदर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी इनवॉइस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पार्ट बी जो होता है बेटा, अच्छा पार्ट ए जब जनरेट हो जाएगा बेटा एक यूनिक नंबर में आपको मिलेगा सर, फिर पार्ट बी, उस यूनिक नंबर को यूज करके आप पार्ट बी जनरेट करोगे। पार्ट बी जो होता है बेटा उसमें होती है ट्रांसपोर्टर की इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। जीआर मतलब डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है बेटा, एंड व्हीकल के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो व्हीकल नंबर भी अपडेट करना पड़ता है, इट हैज टू बी अपडेटेड बाय ट्रांसपोर्टर। पार्ट बी जब फिल होता है, जब पार्ट बी सबमिट करोगे तब जाके ईवी बिल जनरेट होगा, और ईवी बिल अगर पार्ट और पार्ट बी दोनों फिल हुआ है तब जाके मानते हैं कि ईवी बिल जनरेट हुआ, वरना ईवी बिल जनरेट ही नहीं हुआ है। केवल पार्ट ए बनाया मतलब ईवी बिल नहीं बनाया बेटा। अच्छा, पर दो एक्सेप्शन दे रखे इसके, जहां पे आपने अगर केवल पार्ट ए बनाया पार्ट बी नहीं बनाया तो भी चल जाएगा बेटा। सर कब? जब मेरे यहां से कंसर्नर के यहां से गुड्स जा रहा है कहां पे, ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक बेटा, और ट्रांसपोर्टर का प्लेस इज विद इन 50 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट अगर है सर, तो मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर किया जा रहा है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, वहां से फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो मेरे यहां से जब ट्रांसपोर्टर किया जा रहा है विद इन 50 किलोमीटर अगर है, तो ऐसे केस में सर ईवी बिल का पार्ट ए बनाया पार्ट बी नहीं बनाया चल जाएगा, क्योंकि वहां से जब फर्दर मूवमेंट होगा गुड्स का, वहां पे ट्रक नंबर चेंज होगा और वहां पे ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, पार्ट बी अपडेट करेगा फर्दर मूवमेंट के लिए बेटा। तो मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर किया जाने तक का अलाउड है, अगर वहां से फर्दर मूवमेंट होने वाला है सर ध्यान देना बेटा, वो भी 50 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट। सेकंड सर, ट्रांसपोर्टर क्या है, अगर कंसर्नी क्या गुड्स जा रहा है वो भी विद इन 50 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट है, और सर ऐसे केस में पार्ट भी नहीं है चल जाएगा, अदरवाइज पार्ट भी होना कंपलसरी है बेटा। दीज आर द टू एक्सेप्शन। सेकंड थिंग सर, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, सर यहाँ पे ईवी बिल इश्यू करना कंपलसरी है, पर अगर आप बाय व्हीकल मतलब बाय रोड अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, भले खुद के व्हीकल में कर रहे हो, ट्रांसपोर्टर के व्हीकल में कर रहे हो, हायर रेंटेड आउट व्हीकल में कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। पर रेलवे वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू गुड्स जा रहा है, कैसे जा रहा है बेटा, रेलवे वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू गुड्स जा रहा है, तो ऐसे केस में सर ईवी बिल कैन बी जनरेटेड इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑल्सो। पर रेलवे के केस में ध्यान रखिएगा बेटा, रेलवे विल नॉट अलाउ delivery of the goods unless you have produced the EV bill to them बेटा। रेलवे के ऑफिसर को आपको EV बिल प्रोड्यूस करके बताना पड़ेगा सर, तभी वो गुड्स का डिलीवरी देगा, वरना डिलीवरी नहीं देगा। क्लियर? डन। ओके, अब बात आती है क्या सर, व्हीकल केस में ध्यान रखना, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल जनरेट होना जरूरी है बेटा। ओके सर, अब यहां बात करिए क्या, अगर वैल्यू एक्सीडिंग कंसाइनमेंट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹50,000 तो ईवी बिल जनरेट करना, वरना ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। पर दो एक्सेप्शन बेटा इसके, अगर प्रिंसिपल के ऐसे जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स आ रहा है इंटर स्टेट, आई रिपीट इंटर स्टेट अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, तो ईवी बिल जनरेट करना कंपलसरी इररेस्पेक्टिव वैल्यू। और सेकंड, हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर सप्लाई कर रहा है कौन, इंटरसेट सप्लाई कर रहा है कौन, ऐसा कोई पर्सन जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन दिया बेटा। सर इंटरसेट मूवमेंट करने के बावजूद सर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है। ओके डन। ये दो केस ऐसे हैं जहां पे वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 नहीं है तो भी ईवी बिल इशू करना कंपलसरी, बाकी 50,000 या उससे कम अगर वैल्यू है तो आपकी चॉइस है, ईवी बिल इशू करना तो करो, हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और हाँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स करा रहा है और बायर जो है वो अनरजिस्टर्ड, बायर भी अनरजिस्टर्ड बेटा, तो ऐसे केस में अगर ईवी बिल इशू करना चाहे तो करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा। क्लियर सर? पर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदा है किसने, रजिस्टर्ड पर्सन ने, हमेशा माना जाता है कि मूवमेंट किसने करा, रजिस्टर्ड पर्सन ने करा, और ईवी बिल इशू करना कंपलसरी अगर कंसाइनमेंट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹50,000। अच्छा, कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 होना चाहिए बेटा, बट पूरे जीएसटी के अंदर केवल यही एक जगह है जहां पे बोला है क्या, कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी बट एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। जो एग्जाम गुड्स होगी उसकी वैल्यू को एक्सक्लूड करने का, बाकी जो टैक्सेबल गुड्स है उसकी वैल्यू प्लस टैक्स जो अमाउंट होगा वो अगर एक्सीडिंग 50,000 है तो यहाँ पे ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है। अच्छा ध्यान देना बेटा, बहुत सारी बातें मैंने यहाँ बता दी आपको। सर बिल टू शिफ्ट मॉडल अगर होता है तो सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो एक बार ही हो रहा है ना बेटा, तो वहाँ पे सिंगल ईवी बिल से ही काम हो जाएगा। इनफैक्ट ईवी बिल के पोर्टल पे आपको ऑप्शन मिलता है बिल टू शिफ्ट वाला, वो सेलेक्ट करिएगा, इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा और आप ईवी बिल सिंगल ईवी बिल से काम चला सकते हो। भले उसमें इनवॉइस दो इशू करे उससे कोई कंसर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट तो एक बार ही हो रहा है बेटा। हाँ है ना भाई? डन। सर पार्ट ए पार्ट बी ये सब बातें मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ। हु इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवी बिल, ये भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट ऑफ द गुड्स करवा रहा है तो ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है। सेकंड बात, सर अगर आई रिपीट सर, अगर रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स उसने अगर ईवी बिल जनरेट नहीं किया और उसने गुड्स हैंड ओवर किया किसको, ट्रांसपोर्टर को, तो ध्यान रखना बेटा ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी अपडेट करना पड़ेगा सर।
क्लियर, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की सारी इंफॉर्मेशन होगी बेटा, एंड ट्रांसपोर्टर विल बी रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट द ईवी बिल। मतलब सर अगर कंसाइनर या कंसाइनर ने ईवी बिल इशू नहीं किया है तो ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है गुड्स को। अगर वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी कि वो ईवी बिल इशू करे, वरना वो ट्रांसपोर्ट नहीं करें, क्योंकि उसका ट्रक भी क्या होने वाला है बेटा सर, सीज हो जाएगा अगर उसने ईवी बिल प्रॉपर नहीं रखा तो। क्लियर, डन सर। ओके सरकार, फिर ये बातें मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं सरकार। अब यूनिक ईवी बिल नंबर मैं बता चुका बेटा कि पार्ट भी जनरेट होने के बाद एक यूनिक ईवी बिल नंबर मिल जाएगा आपको बेटा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, ध्यान देना बेटा, रास्ते में मान लो गाड़ी खराब हो गई या किसी भी वजह से आपको एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स शिफ्ट करना है बेटा, तो सर ये कर सकते हो, आपको तकलीफ वाली बात नहीं। बट बिफोर शिफ्टिंग द गुड्स आपको ईवी बिल के पार्ट बी के अंदर वो ट्रक का व्हीकल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। उसकी बिना अगर आपने शिफ्ट किया गुड्स को और गाड़ी पकड़ में आ गई तो समझेंगे कि मामला गड़बड़ है बेटा आपका, और पेनल्टी प्रोविजंस विल अट्रैक्ट। ओके, कंसोलिडेटेड ईवी बिल ये बोलता है बेटा कि ट्रांसपोर्टर, मान लो मैं ट्रांसपोर्टर बेटा, आपने गुड्स दिया, आपने अपना ईवी बिल दिया, किसी और ने गुड्स दिया मेरे को, उसने अपना ईवी बिल दिया, मेरे ट्रक में बहुत सारे लोगों के गुड्स है, सबके अलग अलग रेस्पेक्टिव ईवी बिल है। मैं चाहूं तो सबका मिला के एक कंसोलिडेटेड ईवी बिल जनरेट कर सकता हूं, ये चॉइस है, चाहूं तो जनरेट करूं, चाहूं तो जनरेट नहीं करूं। फॉर्म नंबर जीएसटी EWB 02 नंबर का फॉर्म बेटा। ओके सर, इन्फॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ईवी बिल कैन बी यूज्ड फॉर फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न। सर जीएसटी रिटर्न के अंदर क्या होगा बेटा, जो आपने ईवी बिल में इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है, पार्ट ए के अंदर सारी इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन थी, वो एज इट इज ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी कहां, जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त। और अगर सर कंसर्नी अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में उसके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी अगर उसने प्रोवाइड किया तो उस पर भी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बच्चों। ओके, कैंसिलेशन ऑफ ईवी बिल, एक बार ईवी बिल जनरेट हो गया तो उसके 24 आवर के अंदर आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हो, पर अगर वो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक बार वेरीफाई हो गया तो उसके बाद वो कैंसिल कभी भी नहीं हो पाएगा। क्लियर, एंड सर ध्यान रखना बेटा, जैसे आपने पार्ट ए ईवी बिल का पार्ट ए फिल कर लिया, सर पार्ट बी अभी फिल करना बाकी है बेटा। ट्रांसपोर्टर की इन्फॉर्मेशन अब तक आपने फर्निश नहीं करी, कोई बात नहीं, 15 दिन तक वो नंबर वैलिड रहेगा। पार्ट ए फिल करने के बाद एक यूनिक नंबर मिलता है, दैट विल बी वैलिड फॉर 15 डेज बेटा। पर ईवी बिल जनरेट हो गया है सर, ईवी बिल जनरेट हो गया तो वो 24 आवर में कैंसिल होता है, पर ईवी बिल अगर जनरेट हो गया तो ईवी बिल जनरेट होने के बाद उसका वैलिडिटी कितना है बेटा सर, फॉर एवरी 200 किलोमीटर 1 डे सर, और उसके बाद फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ कितना बेटा 1 एडिशनल डे विल बी अलाउड। पर अगर आप ओवर डायमेंशनल कार्गो में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 लाख इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, तो ऐसे केस में 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा आपको केवल। क्लियर सर, केवल क्या सर, फॉर 20 किलोमीटर एक दिन वैलिड रहेगा, 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ बेटा। अच्छा ये ध्यान देना बेटा, 1 डे जो काउंट करना है कब से काउंट करना है, तो ध्यान देना इस पे मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज बनते हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सरकार ये 1 डे जो काउंट करना कब से काउंट करना बेटा सर, जिस दिन ईवी बिल जनरेट किया आपने वो दिन का सर रात जब होगी, रात 12 बजे, वहां से 1 डे शुरू होता है बेटा, ध्यान देना बेटा। अच्छा अगर ईवी बिल मान लो कभी एक्सटेंड करा, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी तो ट्रांसपोर्टर चाहे तो इन एक्सेप्शनल केसेस सर, अगर जैसे कोई ट्रांसशिपमेंट करना है, मतलब एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में शिफ्ट करना है, किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ भी कारण से अगर ट्रांसपोर्ट डिले हो रहा है तो ऐसे केस में वो ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है। पर ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए उसको 8 घंटे का टाइम दिया बेटा, जब ईवी बिल का वैलिडिटी एक्सपायर होगा उसके 8 घंटे के अंदर उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा एक्सेप्टेंस ऑफ ईवी बिल, मान लो कंसर्न जिसने भी ईवी बिल इशू किया है सर, जो सेकंड पार्टी रेसिपिएंट सर, कंसर्न जनरेट किया तो कंसर्नी जनरेट किया तो कंसर्न बेटा, ऐसे केस में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा सर। जो सेकंड पर्सन है उसको ईवी बिल पोर्टल पे जाके या तो एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा या 72 आवर्स विच एवर इज अर्लियर सर, मतलब 72 आवर्स में उसने एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया तो मान लेंगे एक्सेप्ट हो गया बेटा। क्लियर, ठीक साहब। अब सर ध्यान देना, ईवी बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट ऑल्सो बेटा। मान लो दिल्ली से कन्याकुमारी गुड्स जा रहा है तो क्या हर स्टेट में अलग अलग ईवी बिल इशू करना क्या है ना, ईवी बिल जो एक बार इशू किया वही वैलिड रहेगा टिल द डेस्टिनेशन बच्चों। ओके सर, नाउ दीज आर द सिचुएशन जहां पे ईवी बिल की जरूरत नहीं है, ईवी बिल इशू करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट, गुड्स विच आर मेंशन इन अनेक्सर। अब अनेक्सर में कौन कौन से गुड्स मेंशन है बेटा, फर्स्ट एलपीजी गैस फॉर सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जाम कैटेगरी कस्टमर्स। ओके अच्छा ध्यान बेटा, ये एलपीजी गैस बोला, यहाँ पर ऊपर पॉइंट नंबर ओ में हम पढ़ेंगे एम्प्टी सिलेंडर्स। सर होता ना घर पे गैस सप्लाई कर दी, अब खाली सिलेंडर लेके जाता है तो एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग द एलपीजी गैस आर मूव्ड फॉर रीजंस अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई। आप सिलेंडर बेच नहीं रहे हो, सिलेंडर केवल खाली वहां से कलेक्ट किया है और आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो ऐसे केस में उन खाली सिलेंडर के लिए आपको ईवी बिल की जरूरत नहीं है। आप एलपीजी गैस सप्लाई कर रहे हो फॉर हाउस होल्ड और नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स, तो ऐसे केस में भी ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोस्टल बैगेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जब ट्रांसपोर्ट करा, ईवी बिल की जरूरत नहीं है बेटा। देन नेचुरल और कल्चर्ड
pearls or precious or semi-precious stones, precious metals and metals clad with precious metals. Then jewelry, goldsmith and silversmiths wear and other articles except imitation jewelry. बेटा जो artificial jewelry होती है उसके केस में EV बिल चाहिए, बाकी ज्वेलरी वगैरह केस में EV बिल की जरूरत नहीं है. Currency, used personal and household articles, कोरल वर्कड एंड अनवर्कड कोरल के केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं, बाकी सारे गुड्स के केस में ईवी बिल की जरूरत होगी. नेक्स्ट, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इन अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, ईवी बिल की जरूरत नहीं है. अगर आप गुड्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फीड स्टेशन से सर सॉरी कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन या सर वहां से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कहां से, एयरपोर्ट, कस्टम पोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम्स, तो वो कस्टम कंट्रोल में गुड्स होती है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है. सेम वे एक पॉइंट आगे दे रखा है वो भी मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर आप कस्टम्स बोर्ड में गुड्स का ट्रांसपोर्ट करो फ्रॉम इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन टू कस्टम पोर्ट इन और एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन, या फिर सर अंडर कस्टम सील, अंडर कस्टम सुपरविजन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या वन कस्टम पोर्ट से अनदर कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पे गुड्स जा रहा है तो वो कस्टम कंट्रोल के अंदर होता है, वहां पे ईवी बिल की जरूरत नहीं है. देन सर हर स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दिया कि अपने अपने रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट के अंदर वो चाहे तो यहाँ पर रूल नंबर 138 सब नंबर 14 के क्लोज नंबर डी में सर कुछ स्पेसिफाई कर दे कि हमारे इस विद इन द स्टेट इतने ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवी बिल नहीं चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट ने 1 लाख की लिमिट रखी हुई है ईवी बिल के लिए, कुछ स्टेट ने विद इन द सिटी ट्रांसपोर्ट करो तो 2 लाख की लिमिट रखी है. बेटा वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो 50,000 ही याद रखना है, एक्सेडिंग ₹50,000. बेटा क्लियर, ठीक सर. फिर सर कोई भी एग्जाम गुड्स अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट डी ओल्ड केक. डी ओल्ड केक ऑल्दो एग्जाम है फिर भी वहां पे ईवी बिल की जरूरत है. क्लियर, बाकी किसी भी एग्जाम गुड्स के केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है. फिर वो 6 गुड्स आता है क्या बेटा, घूम लो और झूम लो, जिस पे जीएसटी लेवी नहीं होता है तो ईवी बिल की जरूरत भी नहीं है. फिर शेड्यूल 3 वाले कोई सप्लाई है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर जीएसटी लगता ही नहीं, किस बात का ईवी बिल. बेटा क्लियर. देन सर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान के केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है. देन अगर आप सर कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट आर्मी वालों के लिए जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होता है वो अपने यूनिट रन कैंटीन को अगर गुड सप्लाई कर रहा है या वाइस वर्सा तो ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं. प्लस सर सप्लाई ऑफ हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू एनपीसीआईएल. सर हैवी वाटर या न्यूक्लियर फ्यूल अगर ट्रांसपोर्ट कर हो रहा है कहाँ पे, एनपीसीएल को, तो ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है. देन सर डिफेंस फॉर्मेशन, भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स करती है वो बड़ा ही सीक्रेट ट्रांसपोर्टेशन होता है, ईवी बिल की जरूरत नहीं है. देन अगर कंसर्न ऑफ द गुड्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रेलवे, अगर गवर्नमेंट रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रही है एज ए कंसर्न है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है. देन अगर एम्प्टी कार्गो कंटेनर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, खाली ट्रक जा रही है, ईवी बिल की जरूरत नहीं है. देन 20 किलोमीटर की बोला क्या, अगर मेरे यहां से ट्रक जा रहा है कहां सर, वे ब्रिज पर, क्यों, वेइंग कराने के लिए, और वहां से गुड्स, वहां से वो ट्रक वेइंग करके वापस से मेरे ही पे आने वाला है. क्लियर, तो सर ऐसे केस में अगर मेरे प्लेस से वे प्लेस वेमेंट ब्रिज जो है बेटा वो विद इन 20 किलोमीटर है तो ऐसे केस में केवल डिलीवरी चालान साथ में होगा, चल जाएगा, ईवी बिल की जरूरत नहीं है. क्लियर, डन. ये वो सारे केस हमने पढ़ लिया जहाँ पे ईवी बिल की जरूरत नहीं. ये सर कुछ पॉइंट दे रखे कि ईवी बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ द गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट. व्हीकल नंबर नहीं मतलब ईवी बिल का कोई मतलब है ही नहीं. ईवी बिल एक बार जनरेट हो गया तो इट कैन नॉट बी एडिटेड फॉर एनी मिस्टेक. पर सर ये कैंसिल कर सकते हो वो भी विद इन 24 आवर एक्सेप्ट अगर उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो. क्लियर. अब सर व्हीकल नंबर अगर मान लो चेंज हो गया, मतलब व्हीकल एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में गुड शिफ्ट करो तो एनी नंबर ऑफ टाइम आप व्हीकल नंबर अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पर जब भी वेरिफिकेशन किया तब लेटेस्ट व्हीकल नंबर जिसमें जो व्हीकल रखा है उसमें जो गुड्स है उस गुड्स का जो ईवी बिल है उसमें वही व्हीकल नंबर होना चाहिए, दूसरा पुराना व्हीकल नंबर मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ. क्लियर सर. ये रूल नंबर 138 पूरा खत्म हो गया है. 138 ए बोलता है क्या, डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस. सर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस जो ड्राइवर वगैरह होते हैं बेटा उनको बोल दिया क्या, तुम्हारे पास यू शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई अगर एग्जाम सप्लाई है तो, और सर डिलीवरी चालान होना चाहिए. प्लस सर ध्यान देना बेटा साथ में ईवी बिल भी होना चाहिए. और हाँ अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो सर ऐसे केस में कस्टम क्लियरेंस के लिए असेस्ड कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री अलोंग विद द आपका ईवी बिल होना चाहिए बेटा आपके पास में. अरे क्लियर, पक्का, ठीक सर. अब अच्छा ये बोल दिया है क्या कि अगर आपने वो याद आया बेटा ई इनवॉइस इशू किया है, ई इनवॉइस के केस में सर वो क्यूआर कोड जनरेट होता है बेटा, तो ऐसे केस में फिजिकल इनवॉइस रखने की जरूरत नहीं है. आपने अगर क्यूआर कोड भी प्रोड्यूस कर दिया ऑफिसर को तो ऐसे केस में वो डायरेक्ट वेरिफिकेशन कर लेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. ई इनवॉइस के केस में क्यूआर कोड प्रोड्यूस करना ही सफिशिएंट होता है. ईवी बिल सॉरी ऐसे केस में फिजिकल इनवॉइस रखने की जरूरत नहीं है. और सर वो क्यूआर कोड से लिंक होता है क्या आपका ईवी बिल भी. ओके सरकार. नेक्स्ट आता है क्या, अगर आपने सर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो यहां पे पावर दिया है ऑफिसर को, कमिश्नर या ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम मे ऑथराइज द ऑफिसर टू इंटरसेप्ट द कन्वेंस टू वेरीफाई द ईवी बिल एंड डॉक्यूमेंट्स एंड. सर जितने भी गुड्स उसको वेरीफाई करने का पावर है. सर नेक्स्ट, अब अगर इंस्पेक्शन किया है, वेरिफिकेशन किया है, अगर ऑफिसर ने गाड़ी रोकी है, वेरीफाई किया तो उसका
सर समरी रिपोर्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट 24 आवर में, समरी रिपोर्ट 24 आवर में उसको कॉमन पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा, और फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज, प्लस कमीशन चाहे तो फर्दर 3 दिन का टाइम इसको और दे सकता है टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट। और हाँ, ये रिपोर्ट पूरी सबमिट करनी पड़ेगी, पर ये 24 आवर्स और 3 दिन का जो मैं बता रहा हूं टाइम, ये कब से, वही जिस दिन वेरीफाई किया है वहां से रात 12 बजे से नेक्स्ट 3 दिन या 24 आवर काउंट होते हैं बेटा, क्लियर। और एक बार अगर गुड्स का वेरिफिकेशन हो गया फिजिकल, तो नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन हैज टू बी कैरिड आउट फॉर द व्हीकल, जब तक वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा था वापस से उसको रोक के वेरीफाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट देयर इज ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर लोडिंग ऑफ द गुड्स इन द कन्वेंस आफ्टर वेरिफिकेशन। ओके, रूल नंबर 138D बोलता है क्या, अगर किसी कन्वेंस को मोर देन 30 मिनट्स रोक दिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन पर्सन इंचार्ज अपडेट कर सकता है ऑन द कॉमन पोर्टल, क्लियर, ठीक साहब। 138E ये रूल जो है बहुत ही अच्छा रूल मुझे लगता है। रूल नंबर 138E बोलता है अगर किसी सप्लायर ने सर कंपोजिशन स्कीम अगर ले रखी है और उसने फॉर्म नंबर GST CMP 08 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए फाइल नहीं किया, मतलब 2 क्वार्टर का उसने टैक्स पे नहीं किया, या अगर आप GST में रजिस्टर्ड पर्सन हो जो उसने कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रखी है पर आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की, देखो आपने QRMP स्कीम ले रखी तो 2 क्वार्टर, QRMP स्कीम नहीं ले रखी तो 2 महीने का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, या आपने सर GSTR 1 स्टेटमेंट आउटवर्ड सप्लाई 2 मंथ का अगर आपने QRMP स्कीम ले रखी तो 2 क्वार्टर, नहीं तो 2 महीने का आपने सर GSTR 1 सबमिट नहीं किया, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रखा है, तो ऐसे केस में ऐसे पर्सन के आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स के रेस्पेक्ट में कोई भी पर्सन ई-वे बिल इशू नहीं कर पाएगा सर, न तो कंसाइनर, न कंसाइनी, न ट्रांसपोर्टर, न कुरियर कंपनी, न ई-कॉमर्स ऑपरेटर, कोई भी ई-वे बिल इशू नहीं कर पाएगा। अगर जिसका गुड्स, जिसका आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स कराना है वो उसने अगर इनमें से कोई भी एक कैटेगरी में अगर वो कवर हो रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में कोई इशू नहीं हो पाएगा, मतलब उसका आउटवर्ड मूवमेंट ही क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा बेटा, उसका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा बेटा। पर कमीशन चाहे तो सफिशिएंट ग्राउंड अगर है तो कमीशन चाहे तो ऑन एन एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट वो अलाउ कर सकता है, अलग बात है, पर कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, बट बिफोर रिजेक्शन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन। और कमिश्नर कौन सा, आपका ज्यूरिसडिक्शनल कमीशन जो है बेटा, और ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया है वो CGST हो SGST दोनों में एप्लीकेबल रहेगा, क्लियर, डन। रूल नंबर 55A बोलता है क्या, अगर मान लो किसी केस में ईवी बिल के लिए एग्जम्पशन दे रखा बट इटली स्टिल यू विल हैव टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स अलोंग विद द टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान तो आपके पास होना ही चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट एक सर्कुलर आया था, स्टोरिंग ऑफ द गुड्स इन द गोडाउन ऑफ द ट्रांसपोर्टर। सर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, अगर आप ट्रांसपोर्टर को बोलते हो क्या, आप अपने वेयर हाउस के अंदर गुड्स को स्टोर कर देना, इसको बोलते हैं क्या, स्टोर ऑफ द गुड्स, स्टोरेज ऑफ द गुड्स या वेयर हाउसिंग ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब सुनना बच्चों ध्यान से, मान लो मुंबई से गुड्स निकला, पाली राजस्थान गुड्स जा रहा है, और ऐसे केस में सर आपका ट्रांसपोर्टर जो है, आपने बोला मुंबई से तुम पाली लेके आ जाओ, पर आप अपने ट्रांसपोर्टर को आपने बोला क्या, अपने ही गोडाउन में गुड्स को रख देना, जब मैं मांगूंगा तब गुड्स मेरे को भेज देना, या मेरे कस्टमर के डायरेक्ट डिलीवर कर देना, जब मैं बोलूंगा तब तक के लिए आप अपने वेयर हाउस में स्टोर रखो। तो ऐसे केस में जब ईवी बिल इश्यू होगा, मुंबई से गुड्स निकलेगा और ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में अगर गुड्स को स्टोर करना है तो ट्रांसपोर्टर के गोडाउन तक ही वो ईवी बिल वैलिड रहेगा। ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पे गुड्स जब पहुंच गया, ये मान लेंगे कि ईवी बिल का काम हो गया, काम खत्म। अब जब कंसाइनी उस ट्रांसपोर्टर को बोलेगा कि भाई वहां से गुड्स मेरे कस्टमर के डिलीवरी कर या फिर मेरे प्लेस पे लेके आओ, तब एक नया ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा, वो पुराना ईवी बिल जो है उसको एक्सटेंड करने की बात नहीं आएगी, क्लियर, डन। सेकंड बात, इस सर्कुलर ने बोला कि सिंस उस वेयर हाउस में, उस ट्रांसपोर्टर के वेयर हाउस में उस कंसाइनी ने अपना गुड्स स्टोर करवाया है, और जहां पे भी आप अपना गुड्स स्टोर करवाते हैं वो भी आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, इसलिए उस प्लेस को आपको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। उस ट्रांसपोर्टर का प्लेस जहां पे उसने अपनी गुड्स को स्टोर कराया है, उस प्लेस को मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। भारत माता की जय। और उसके रिकॉर्ड्स में चाहूँ तो अपने प्लेस पर रख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर उस और वहां पे जो गुड्स स्टोर की उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स जो है वो मैं अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर रख लूं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसी के साथ भारत माता की जय, क्लियर। और क्या लिखा है लास्ट में सर देख लीजिए, जैसे हारने का डर नहीं, जीत उससे दूर नहीं। सरकार हारने से डरने का नहीं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो सर, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगा दो अपना पूरा दम, अपना टाइम आ गया है। एंड सर अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ अगर पढ़ाई करी तो सर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और सर डरने का नहीं, माहौल बनेगा शानदार वाला, जबरदस्त वाला। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर। माहौल के साथ सर पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।